चैनल आयुर्प्रेरणा और ये वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है हमारी उस सीरीज को जिसमें हम क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको अप्रोच बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए और कहाँ कहाँ से हम इम्पोर्टेंट एरिया जो कि है एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने पहले जो हमने उत्तराखंड सीरीज में उत्तराखंड का 2024 का पेपर सॉल्व किया था, बहुत ज्यादा जो टॉपिक्स है वो देखो 2024 के पेपर 2014 के पेपर से है ना सिमिलर देखने को आते हैं, तो वो एनालाइज करना है। और जो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है वो सारी चीजें कि कैसे हमें सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रहने वाली सेम यहीं पर रहने वाली है। और जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ आपको रिपीटेड देखने वाले हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो कितना अभी आपको याद है वो भी हो जाएगा। जैसे कि गोविंद पारेख से भी मैं आपको बोलती हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरीके से देखो, जैसे कि एरा चेंज होते जा रहा है, टाइम ड्यूरेशन के साथ इम्प्रोवाइजेशन भी हर जगह से हो रहा है, जैसे क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज होते जाते हैं। पहले असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन नहीं आते थे, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अभी जो कुछ ईयर से हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये बढ़ गए हैं। वेल एंड गुड, अगर आप इस सारी चीजों से अवेयर है और नहीं हो तो आयुर प्रेरणा से जुड़े हो, मैं आपको हर तरीके की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से डिलीवर करने वाली हूँ। ठीक है, आज जो हम एग्जाम पेपर देखने वाले हैं वो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। और ये देखो टॉपिक वाइज यहाँ पर एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कि अभी आज हम देखने वाले हैं वो है मौलिक सिद्धांत का। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो कितने क्वेश्चन आज हमारे यहाँ पर हो जाते हैं, हम वो करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो एक देखो आयुर्वेद संग्रह की सबसे अच्छी बात है आपको एक रेफरेंस भी मिल जाता है। अगर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन आप खुद से अगर सॉल्व करते हो और आपको यहाँ पर अगर कोई चीज नहीं मिलती है, तो पहले तो देखो लेफ्ट साइड पे मत देखना, राइट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे मत देखना, क्योंकि जब एक हिंट मिल जाता है ना, जैसे थोड़ी चीजों का हमें रेफरेंस पता होता है कि हाँ ये चीज कहाँ पर दी हुई, तो उसको देख लोगे, क्योंकि एग्जाम में तो ये नहीं आने वाला है, एग्जाम में पर्टिकुलर नहीं आता। और बहुत ज्यादा कोचिंग्स में भी है ना, जैसे यहीं से क्वेश्चन कॉपी हो जाते हैं, तो वो साथ में है ना इसको भी कॉपी कर देते हैं। जब वो इसको कॉपी कर देते हैं तो हमारे क्वेश्चंस के राइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली पेपर में तो ये नहीं आने वाला है, रेफरेंस देखकर हमें क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं सॉल्व करना है। जब हमें क्वेश्चंस नहीं बनने लग जाए तब इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो मैंने आपको इस चीज के बारे में पहले अवेयर कर दिया। तो चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑप्टियम, अर्थ प्राप्ति और संभव। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तीन चीजें, इनमें से किस चीज में चरक संहिता में वर्णन करी गई है। देखो तंत्र युक्ति इंपॉर्टेंट है कि आचार्य ने कितनी तंत्र युक्ति का वर्णन किया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, कि 41 किसने मानी, 42 किसने मानी, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए और डायरेक्ट क्वेश्चन से आ सकता है ना इससे। और वाद मार्ग, जैसे कि चरक विमान 8 की अगर बात करें तो 1 से 7 जो चैप्टर्स हैं वो उतने इंपॉर्टेंट उतने नहीं है जितना 8वां विमान चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और वाद मार्ग, पूरे जो हमारे 44 वाद मार्ग हैं आचार्य चरक जी ने बताए हुए हैं, उसका एक एक का जो मैंने वर्ड आपको हाईलाइट कराया था वो वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ तो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ नाम से आया, तो क्वेश्चन इजी कैटेगरी में चला जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा वाद मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आचार्य सुश्रुत से क्वेश्चन आया। देखो यहाँ पर आचार्य सुश्रुत संहिता से पूछा जा रहा है कि कर्म पुरुष के गुणों का वर्णन कीजिए, कि आचार्य ने कर्म पुरुष के कितने गुण बताए। तो कर्म पुरुष के आचार्य ने अनंत गुणों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया। और यहाँ से फर्स्ट चैप्टर में प्रकृति पुरुष में जो डिफरेंशियल पॉइंट है, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो आचार्य ने यहाँ पर बताई है। ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और अगर मुझसे कोई किसी भी तरीके की अगर अगर गलती हो जाती है तो आप मुझे बता सकते हैं। और देखो मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन एज एन ह्यूमन बीइंग मुझसे भी कोई गलती हो जाती है तो मैं एडवांस में उसके आपसे सॉरी कह देती हूँ। ठीक है, मान लो किसी तरीके से पढ़ने में कभी गलती हो गई या आंसर बताने में मुझसे, अगर मुझे पर्टिकुलरली चीज वही याद आ रही है तो मैंने कभी बार उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, वैसे तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगी, है ना। ज्ञानवान वैद के लिए कितनी परीक्षाएं बताई गई, देखो वहां ये वर्ड इंपॉर्टेंट, वैद के लिए कितनी परीक्षा बताई गई तो वो तो अलग है, 6 बताए, कभी प्रश्न 8 बताए, वो चीज है। लेकिन यहाँ उन्होंने वर्ड बता दिया ज्ञानवान वैद, तो ज्ञानवान वैद का अगर वर्णन आए तो जब द्विविध परीक्षा का आचार्य वर्णन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने दे दिया, रेफरेंस ही मिल गया। देखो द्विविधम तू खलु परीक्षा ज्ञानवताम प्रत्यक्ष और अनुमानम च। तो जो प्रत्यक्ष और अनुमान है तब उन्होंने ज्ञानवताम वर्ड का एम्फोसाइज किया है उस पर, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द्विविध परीक्षा, तो द्विविध हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारा, हाँ, अधोलिखित में से कौन सा गुण माना, मन का गुण माना। तो मन के दो गुण होते हैं, अणुत्व और एकत्व, तो यहाँ में एकत्व मिल रहा है, अणुत्व इज नॉट देयर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ। तो मन के दो गुण हो गए, अणुत्व और एकत्व। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, आकाश महाभूत का दृष्ट लिंग क्या है। देखो आकाश महाभूत क्या कर सकता है, तो अब ऑप्शंस पे देखेंगे। खरत्व, खरत्व किसका होता है, पृथ्वी का होता है। चलत्व किसका होता है, वायु का होता है।
द्रवत्व किसका होता है? जल का होता है। ठीक है? तो ये 4 भी अगर क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसका आंसर पता है, बहुत ईज़ी लेवल का क्वेश्चन है। हरत्व क्या है? चलत्व क्या है? द्रवत्व क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है? फिर नेक्स्ट चलते हैं, दुःख का प्रधान हेतु क्या? अब ये बताओ, मैंने आपको बताया था कि दुःख का वर्णन आचार्य ने सुश्रुत जी ने कहाँ पर किया गया है? ठीक है? और दुःख के कितने प्रकार बताए गए हैं? और फिर उसके तरीके से व्याधि का कितने तरह से क्लासिफिकेशन हुआ है? और सप्तविध व्याधि प्रकरण। देखो, मैं कोशिश ये करती हूँ, अगर कोई भी एक चीज़ आती है रिलेट करने की और उससे अगर मेरे दिमाग में उस टाइम पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन चलता है, आपके दिमाग में भी चलना चाहिए। देखो, हमें रिलेट करके पढ़ना है। देखो, कंपैरेटिव स्टडी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, एक तो वो कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर सकती है या क्लैरिटी ला सकती है। तो अगर आप कंपैरेटिव नहीं पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन्स आते हैं, और अगर आप कंपैरेटिव साथ में पढ़ते हैं तो आपको क्लैरिटी आती है। इसलिए गोविंद पारेख देखो, पढ़ते चलो। हर जगह अगर आप कोई भी चीज़ को बार-बार रिवाइज़ करोगे, तो वही आयुर्वेद एक लूप में चलता रहेगा, तो आपके लिए ही उतनी ज़्यादा अ, बेनिफिट की बात रहेगी कि हाँ, मैंने चरक पढ़ी तब भी वो चीज़ रिवाइज़ कर ली, सुश्रुत पढ़ी तब भी वो चीज़ रिवाइज़ कर ली। और वही देखो, वही नंबर है या कोई चीज़ है, तो उसका डिफरेंशियल पॉइंट पे क्या-क्या, नहीं तो जब हम चरक पढ़ रहे हैं तब हमने चरक ही पढ़ ली, और वो पॉइंट देखो, ऐसा नहीं, पहले तो चरक ही पढ़नी है, लेकिन वो पॉइंट जो वहाँ पर भी वर्णित हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, फिर जब चरक याद करोगे तो तब वो छोड़ दिया कि नहीं यार, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। लेकिन हाँ, बाद में फिर आपको लगेगा कि मैंने छोड़ दिया, और फिर लगेगा चरक का याद नहीं आ रहा, सुश्रुत पढ़ोगे चरक का याद नहीं आ रहा, चरक पढ़ोगे सुश्रुत पढ़ोगे चरक का याद नहीं आ रहा, चरक पढ़ोगे सुश्रुत का याद नहीं आ रहा, ऐसा हो जाता है फिर। ठीक है? तो दुःख का प्रधान हेतु क्या बताया गया? तो उपधा किसी से अगर अगर सोशल मीडिया की बात कर लें, अगर एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो हर्ट्स, तो यहाँ से हो जाएगा कि दुःख का प्रधान हेतु जो है वो उपधा है। ठीक है? और नेक्स्ट चलते, अनेकत्ववाद किस दर्शन को, देखो, दर्शन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वॉलेटाइल भी होता है, क्योंकि दर्शन सब भूल जाते हैं, और जब फर्स्ट ईयर में उतने ध्यान से पढ़ नहीं पाते कि ये टॉपिक तो ऐसा है, पदार्थ विज्ञान मुझे जिंदगी भर नहीं पढ़ते चलना है। ठीक है? तो एक एक पूरे दर्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अनेकत्ववाद, अनेकत अनेकत्ववाद, है ना? जैन दर्शन इसको मानते हैं। ठीक है? अब जैन दर्शन के लिए आपको कौन प्रवक्ता है, कभी ये आया था, कितने अभी तक इसके तीर्थंकर हो चुके, ये सारी चीज पदार्थ में आती है ना। फिर ततिच्छाओं की कुल संख्या कितनी होती है? अब ये देखो, ततिच्छाओं की कुल संख्या मुझे तो एक्चुअली याद नहीं आ रहा था, फिर मैंने इसे चेकआउट किया तो दैट इज 17। ठीक है? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आई एडमिट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो भूल जाते हैं, दैट इज ततिच्छाओं की कुल संख्या 17 है। ठीक है? नेक्स्ट है, देखो, एक अभी हमने पढ़ा था दर्शन, ये क्वेश्चन था, दैट इज अनेकत्ववाद। ठीक है? अब हम पढ़ रहे हैं असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद बहुत ज्यादा आपको रिपीटेड मिलेगा, तो असत्कार्यवाद का हमारा हो जाता है न्याय दर्शन। क्या हो जाता है यहाँ पर आंसर? न्याय दर्शन। तो अभी आपके दो दर्शन से क्वेश्चन हो गए, दैट इज न्याय दर्शन से हो जाएगा असत्कार्यवाद, और जैन दर्शन से क्या हो जाएगा? अनेकत्ववाद। क्या हो जाएगा? अनेकत्ववाद। भूलना नहीं है ये सारी चीजें, है ना? नेक्स्ट चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु दिए गए विकल्पों से देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। योग मोक्ष प्रवर्तक, जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला ही होता है हमारा कि योग मोक्ष प्रवर्तक, बहुत इजी पॉइंट। आपको नॉर्मल आजकल कहीं भी लोग जो आयुर्वेद के है भी नहीं, वो भी आयुर्वेद को प्रमोट करते हुए ये लाइन बोल देते हैं, योग मोक्ष प्रवर्तक। ठीक है? तो वैसे ही आयुर्वेद के लोग आयुर्वेद को भले प्रमोट करें ना करें, लेकिन जो झोला छाप लोग प्रमोट भी करते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें सुननी भी पड़ती है। ठीक है? स्मृति भ्रंश, अब देखो, स्मृति भ्रंश का कहाँ पे एक एक्चुअली मध्य, जब हम मदार्थ चैप्टर पढ़ते हैं चरक चिकित्सा में, अब पहले बताओ, चरक चिकित्सा में मदार्थ चैप्टर किस नंबर पे वर्णित है? ठीक है? नंबर भी बताओगे आप मुझे, है ना? देखो, मुझे बताओ ना बताओ, आपके दिमाग में क्वेश्चन है ना, आंसर के तौर पर चलने चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम चीजों को पैरेलल लेके चलते हैं, उतनी ज्यादा क्लियरिटी आती है। देखो, स्मृति भ्रंश, अब स्मृति भ्रंश में सत्व तो हो नहीं सकता, पहली चीज क्लियर है कि स्मृति भ्रंश में सत्व नहीं हो सकता, दो ऑप्शन क्लियर है। तो स्मृति भ्रंश में क्या होता है? मोह होता है। जब हम मद्य भी पीते हैं तब क्या हो जाता है? मोह होता है। तो स्मृति भ्रंश को वहां से भी याद करते हो कि रज और मोह वहां पर भी वर्णित है। और आचार्य चरक ने जब शारीरिक स्थान में स्मृति भ्रंश, देखो, उसके लिए आपको एक-एक चीज़ बताई गई थी कि आचार्य ने स्मृति भ्रंश में क्या लक्षण होते हैं। ठीक है? चरक शारीर 1 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा वन लाइनर्स में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, प्रशस्त पाद भाष्य, सॉरी, प्रशस्त पाद भाष्य किस दर्शन का ग्रंथ है? तो वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है? वैशेषिक दर्शन का ये ग्रंथ है। अब विशद विशद गुण, देखो, जो युग्म के बारे में आचार्य हिमाद्री हमारे बताते हैं कि जो हमारे 20 गुण है उसका स्पेशल वर्णन करते हैं। ठीक है? वहां पर अब विशद का अपोजिट क्या है? तो आप मुझे उसमें सब का बताओगे। ठीक है? विशद का क्या है अपोजिट?
ठीक है, विशद का अपोजिट है हमारा पिछिल, ठीक है, विशद का अपोजिट क्या है हमारा पिछिल है। तो और विकासी किसका हो जाएगा, सुलक्षण का, सुलक्षण सॉरी सुलक्षण का अपोजिट क्या हो जाएगा, विकासी हो जाएगा। सर मतलब क्या होता है, सर का क्या हो जाएगा, अगर ये सर है मतलब ये चल रहा है तो स्थिर है, उसका हो जाएगा। द्रव तो सांद्र हो जाएगा, ठीक है, इजी है। जितनी बार इसको अगर भूल रहे हो, जो देखो एक और चीज होती है कि इंपॉर्टेंट एरिया के साथ हमें वॉलेटाइल एरिया, देखो वॉलेटाइल एरिया मेजरली जो है ना सबके लिए सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर इंसान होता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, कि हाँ मैं ये पर्टिकुलर एरिया भूल रहा हूँ, या चरक सूत्र 26 में भूल रहा हूँ, या रसों की संख्या में भूल रहा हूँ, तो उस हिसाब से चीजें हो जाती है। न्याय दर्शन के अनुसार कर्म के कितने भेद हैं, तो कर्म के 5 भेद है न्याय दर्शन अनुसार। देखो जो पदार्थ है ना उसके डायरेक्ट क्वेश्चन है, पदार्थ पार्ट 1 के, पार्ट 2 तो इजी है, ठीक है, जो पार्ट 1 है उसमें बहुत ज्यादा नंबर्स और ये सारी चीजें की, जैसे कि अभी इससे पहले हमने प्रशस्त पाद भाष्य पढ़ा था वैशेषिक दर्शन का, फिर न्याय दर्शन के अनुसार कर्म कितने होते हैं, तो यहाँ पर हमारे कर्म की संख्या 5 बताई गई है। षट पदार्थों में से समवायी टू निश्चेष्ट कारणम गुणः, डायरेक्ट श्लोक से क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं समवायी टू निश्चेष्ट कारणम गुणः, ठीक है। ये सबकी डेफिनेशन, द्रव्य की, गुण की, कर्म की, समवाय की और डिफरेंट डिफरेंट आचार्य के पूरे विमर्श सेक्शन हमारा इसी से भरा हुआ है। और जब हम डीजी पार्ट फर्स्ट पढ़ते हैं तब भी ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अष्टांग हृदय अनुसार गर्भ में सर्व सूक्ष्मांग जन्म किस में माना गया, देखो अब जो हमारा मानसानुमानसिक वृद्धि कर्म है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कब कौन सा अंग किसने पहले बताया ये भी इम्पोर्टेंट है, और उसी के सीक्वेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर्व सूक्ष्मांग सबसे छोटा अंग कब बनता है। तो वैसे भी ये इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन में उन्होंने सर्व सूक्ष्मांग करके वर्णन किया है, ये तृतीय में हो जाता है। क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा इजी है क्योंकि 3 से ज्यादा छोटा नहीं दिख रहा, तो ये लॉजिक के हिसाब से भी ये आंसर्स लग जाएंगे, ठीक है। फिर अष्टांग हृदय अनुसार देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कला क्लेद, कला क्लेद मैं आपको पहले बता चुकी, ये क्वेश्चन आपको और भी आगे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अष्टांग हृदय अनुसार नेत्र की कुल संख्या, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, दैट इज 56, ठीक है। तो जब मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि रिपीटेड क्वेश्चंस लगाने से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से थोड़ा आपका टाइम इसलिए बच जाता है, मान लो खुदा ना खास्ता आपका वो क्वेश्चंस आ जाता है, तो अगर आपने वो चीज पढ़ी होगी तो आपकी 20 सेकेंड में हो जाएगी, तो क्वेश्चन पढ़ा हाँ मेरे रिपीटेड मेमोरी में वो चीज रही तो वो जल्दी रिकॉल हो जाएगी और फटाक से मैं टिक कर दूंगी। बाकी आपका दूसरा क्वेश्चन जो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा लगाने चाहिए, मैं तो बोलती हूँ क्वेश्चन ही ज्यादा लगाने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम अष्टांग हृदय अनुसार स्तन मूल मर्म में मृत्यु का कारण क्या होता है। देखो स्तन मूल मर्म क्या बताया, तो स्तन रोहित का भी बताया मैंने, इसको आपके जब पढ़ाया था हमने एक पिछले बार पूरा आपको रिवाइज कराया था मैंने कि स्तन मूल में क्या है, स्तन मूल है, स्तन रोहित होता क्या होता, स्तन रोहित होता तो रक्त पूर्ण कोष्ठा होता, स्तन मूल है तो कफ पूर्ण कोष्ठा होगी, स्तन मूल है तो कफ पूर्ण कोष्ठा होगी, तो आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार गर्भ में सर्वप्रथम हृदय की उत्पत्ति, अब देखो आचार्य सुश्रुत लिखा है, आचार्य सुश्रुत लिखा है, हृदय लिखा है तो कृतवीर है, और अगर आचार्य चरक लिखा रहता तो क्या होता, कंकायन होता। तो श्लोनाक का भी बता दो, श्लोनाक ने क्या माना है, श्लोनाक ने सबसे प्रथम अंग क्या माना है, सिर माना है, ठीक है। और सिर इन्होंने माना तो आचार्य भरद्वाज ने आचार्य चरक के अनुसार अगर सिर की बात करें तो आचार्य भरद्वाज ने इसका वर्णन किया है। तो चलो पाराशर का देख लेते, पाराशर ने नाभि मानी और मार्कंडेय ने हाथ पैर माने। तो इस तरीके से आपके चारों ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। देखो कुछ ही क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें चारों ऑप्शन हम क्लिक कर सकते हैं, तो वो हमें डिकोड करना है, वो हमें डिकोड करना है। जब भी चरक शारी, देखो चरक का हमारे चिकित्सा स्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैदिकी सुभाषितानी में सारी चीज आप पढ़कर आए ही होंगे, लेकिन अब सुश्रुत का शारीर, तो सुश्रुत के शारीर में बहुत ज्यादा पॉइंटर्स मिलते हैं आपको, बहुत ज्यादा देखो पॉइंटर्स हैं तो पॉइंटर से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और वैसे ही उत्तर स्थान भी, उत्तर स्थान से ज्यादा डीपली लाइनर्स क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन इतना वास्ट होने के चक्कर में वो क्वेश्चन कम हो सही हो पाते हैं बच्चों के, ठीक है। अब ये कुष्ठ का पॉइंट, अब कुष्ठ दोनों जगह पे माना, 4 में माना, 5 में माना, अब कुष्ठ के साथ विसर्प बोल दिया तो विसर्प है हमारा 5 में, क्लास आता तो हमारा 4 में हो जाता। तो हमारा हो गया आचार्य सुश्रुत के अनुसार कुष्ठ विसर्प अधिष्ठान त्वचा, तो फिफ्थ त्वचा दैट इज आर वेदनी, और वेदनी का प्रमाण है 1/5, तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, दैट इज व्रीहि का 1/5 प्रमाण। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 21 भी। आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, हमारा उत्तराखंड में आया था, ठीक है। काकला संधि कितनी होती है, 1 होती है, ये भी हो गया, ठीक है। और सुश्रुत के अनुसार दोनों कर्णों में मिलाकर वाहिनी की संख्या,
वाहिनी की संख्या कुल 4 होती है, ठीक है? वाहिनी की संख्या आई थिंक सो कुल 4 होती है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 4 ही होती है, ठीक है? हाँ, 4 ही होती है, 4 ही होती है, 2-2 4 हाँ। तो देखो ये वात वाहिनी, पित्त वाहिनी, कफ वाहिनी सबका स्राव का वर्णन है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा देखो चरक शारीर से आता है। चरक शारीर में बोल रहे हैं शोणित गर्भाशय बीज, देखो बीज बीज भाग अव्यव, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। पूती क्या है, बंध्या क्या है, पूती प्रधा, और उसमें जो पूरा सीक्वेंस बताया गया है ना कि कब कौन से अंग उत्पत्ति होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब पूती प्रजा बोल देंगे, कब बंध्या है, कब किसका डिस्क्रिप्शन है, ये भी याद रखना है। तो शोणित गर्भाशय बीज बीज भाग अव्यव प्रदोषणी हो जाता है पूती प्रजा का। ये तो बहुत बहुत पुराना क्वेश्चन है ना, बहुत जगह मिलता है, पुराना नहीं बहुत जगह रिपीटेड मिलता है आपको, है ना। नेक्स्ट है आचार्य चरक के अनुसार कौन सा महाभूत, देखो मैंने बोला था आपको प्रभु है हमारे श्याम, तो श्याम प्रभु सबके हैं, तो सबके है तो सर्व, ये देखो हमारा गोविंद पारिक से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है, तो हमारे सम सर्व धातु इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज आवर फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, कौन सा कालांतर प्राणहर मर्म, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये तो आपको मैंने पिछली बार पूरी स्टोरी बताई थी कि क्षिप्र मर्म है तो क्षिप्र मर्म क्यों है। ठीक है, मौलिक सिद्धांत के पाठ से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, देखो अब हम सब टच कर रहे हैं, शारीर भी टच कर रहे हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कफधर मर्म का परिणाम कितना होता है, अच्छा सॉरी मर्म वेद का, सॉरी मैंने वही बोला। देखो अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मर्म वेद का कौन सा, कुड़ी में और कुणिता में हमको डिफिकल्टी आती, तो उसको कैसे ट्रीट करना, तो वो भी आपको जरूर देखना है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा क्वेश्चन को किस तरीके से समझना है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चैप्टर में क्या होता है, आक्षेप होता है, खुंता खंजता काय में आती है, ये सारी चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है 27 का हमारा आंसर हो जाता है फोर्थ, दैट इज पक्षाघात। ठीक है, पक्षाघात दो तरीके का है, वो भी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। ठीक है, फिर कौन सा एक मज्जा, देखो सार के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सार का एक एक स्पेसिफिक लक्षण इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर यहाँ पर पहले तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो श्रुति विज्ञान वितरण, मैंने बोला था श्रुति की मज्जा, तो श्रुति की मज्जा है, तो यही सेम टू सेम, देखो स्पेसिफिक पॉइंटर्स होते हैं, एक हाईलाइटेड क्वेश्चन ये पूछा गया तो वो अब हमारी बुक्स में हाईलाइटेड है। हम कैसे हाईलाइट करते हैं, जो पिछली बार इंपॉर्टेंट है या यहाँ से क्वेश्चन बन गया, तो इसी जो 4 ऑप्शन थे उससे कहाँ से बनता था। क्लेश हमारी 80 का होता था, 80 से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्षीरलोचन किसका होता है आप मुझे बताएंगे। फिर उरह क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, उरह का उच्छेद कितने अंगुल होता है। देखो उरह का उच्छेद जो होता है इस पे है ना, उरह का उच्छेद 16 अंगुल है एक जगह, क्योंकि 12 into 16 का रेशियो है। ठीक है, जिस व्यक्ति की आंखों के नीचे स्पष्ट रेखाएं दिखाई देती थी, तो ये देखो आचार्य ने अच्छे से इस आयु का वर्णन किया, तो ये 70 वर्ष का यहाँ पर आ जाएगा। जिस व्यक्ति की आंखों के नीचे स्पष्ट रेखाएं दिखाई देती, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम भी बोला था कि ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे 70 वर्ष की आयु के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 31 के बाद। ठीक है, स्टे कनेक्टेड, और जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जैसे मैं क्वेश्चन पेज अपडेट करती हूँ, मैं वहाँ पर आपको इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू फॉर चूजिंग आयो प्रेरणा, और अच्छे से पढ़ते रहो, सब हो जाएगा।